चलिए विद्यार्थियों आगे बात कर लेते हैं। ये अपन अभी पढ़ लिया था और आगे अपन बात करने वाले हैं अवैध ठहराव, यानी जिनको अपन इल्लीगल बोलते हैं, जो लीगल नहीं होते हैं विद्यार्थियों, यानी इल्लीगल अवैध ठहरावों की बात करते हैं विद्यार्थियों अवैध ठहराव क्या होते हैं वैसे आपको पता होगा। सीधी सी बात है, ऐसे ठहराव जो क्या है वैध नहीं है, यानी जो कानून द्वारा क्या है भाई वर्जित है, यानी कि ऐसे ठहराव जो सामान्यतः राजनियम द्वारा क्या है भाई वर्जित है, ऐसे ठहराव आपके ठहराव क्या है भाई अवैध ठहराव होते हैं। ठीक है भाई विद्यार्थियों, अवैध ठहराव नाम से पता चल रहा है इल्लीगल, यानी ऐसा ठहराव होता है वो देश के कानून के, यानी कि ऐसे ठहराव देश के कानून, लोक नीति, जनहित के क्या होते हैं विरुद्ध होते हैं। ऐसे ठहरावों को अपन क्या बोलते हैं भाई अवैध ठहराव बोलते हैं। और जो कैसी प्रकृति के होते हैं आपको पता है, अवैध ठहराव होते हैं दंडनीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि दंडनीय प्रकृति के होते हैं। जो है आपके दंडनीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे ठहरावों को विद्यार्थियों अपन बोलते हैं अवैध ठहराव बोलते हैं, यानी कि जो ठहराव क्या है आपके वैध नहीं है, यानी कि जैसे कि किसी को मारने का ठहराव, मर्डर करने का ठहराव, क्या ठहराव है भाई अवैध है। सीधी सी बात है, किसी का मर्डर करने का अगर ठहराव किया है तो अवैध है ना। तो अवैध ठहराव क्या होते हैं दंडनीय प्रकृति होते हैं, यानी कि मानव की तस्करी करना क्या है अवैध ठहराव है विद्यार्थी। तो ऐसे ठहराव क्या होते हैं जो राजनियम के वर्जित होते हैं, ऐसे ठहराव अवैध होते हैं और जो कि क्या होते हैं दंडनीय प्रकृति के होते हैं। पता चलने पर जो है दंडनीय, जैसे चोरी करने का ठहराव किया हो है ना, तो ऐसे ठहराव जो है आपके अवैध ठहरावों की श्रेणी में आते हैं विद्यार्थियों। अवैध ठहराव के प्रभाव की बात की जाए कि अवैध ठहराव के क्या प्रभाव हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो विद्यार्थियों अगर मैं बात करूं सीधी सी भाषा में अपन बात करते हैं विद्यार्थियों अवैध ठहराव की, है ना। तो देखो ऐसे अवैध ठहराव है जो वास्तव में क्या होते हैं व्यर्थ होते ही हैं, यानी कि जो सीधी सी बात है अवैध ठहराव है वो हमेशा क्या होता है प्रारंभ से क्या होता है व्यर्थ ही होता है। यानी कि आपको पता है अवैध ठहराव प्रारंभ से ही क्या होता है व्यर्थ होता है, क्योंकि व्यर्थ क्या है, ये तो दंड और मिलता है इसमें, तो अवैध ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। यानी कि आप सीधी सी भाषा में बात है कि अवैध ठहराव है उनको राजनियम द्वारा प्रवर्जित करवाने की तो बात ही बिल्कुल मत करना। ऐसे नहीं कि भाई मैंने जो है उक्त आदमी को है ना उक्त आदमी का मर्डर कराने के लिए 20,000 रुपये दिए थे और वो आदमी ने मर्डर नहीं किया, मेरे को 20,000 रुपये वापस दिलाओ। बोले आ जाओ बड़े दिन हो गए तुमको, तो उस आदमी को ले आओ और तुम भी आ जाओ काटो सजा, है ना। मैंने जो है पेपर खरीदा था 20,000 रुपये दे बात हुई थी, 20,000 बोले 2 लाख रुपये देना, स्कूल में कहता का पेपर दिलवा दोगे, मेरे 2 लाख रुपये ले लिए, मेरे को पेपर दिया उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आया, आप जो है मेरे को वापस 2 लाख रुपये दिलाओ। पहुँच मत जाना, नौकरी कोई और ही लगेगा, तुम तो जेल के अंदर जाओगे। सीधी सी बात है दंडनीय प्रकृति की सज़ा मिलेगी तुमको, है ना। तो सीधी सी बात है अवैध ठहराव प्रारंभ से क्या होते हैं व्यर्थ होते हैं, यानी और दंडनीय प्रकृति के भी होते हैं विद्यार्थियों। अब इसमें एक चीज़ और है, अवैध ठहराव की अगर बात करें ना, इसके जो समपार्श्विक ठहराव है ना, अभी मैंने पीछे बताया समपार्श्विक यानी कि उसके समकक्ष किए गए ठहराव, है ना। अभी मैंने बताया कि व्यर्थ ठहराव या व्यर्थ अनुबंध के समपार्श्विक किए गए ठहराव है वो क्या होते हैं अवैध होते हैं। लेकिन अवैध ठहराव है ना, अवैध ठहराव के
के समपार्श्विक किए गए ठहराव क्या होते हैं? व्यर्थ होते हैं। यानी कि अवैध ठहरावों के अगर संपार्श्विक भी किया ना तो क्या है भाई? व्यर्थ है। यानी आपका जो मूल ठहराव है अगर वो अवैध है तो उसका संपार्श्विक ठहराव को किया है वो भी आपका क्या है भाई? सीधी सी बात है, व्यर्थ है। यानी क्या है भाई? व्यर्थ है। कैसे? यानी कि सीधी सी बात है, अवैध कार्य के लिए अगर प्रयोग में लिया जा रहा है, यानी कि अवैध कार्य के लिए प्रयोग में लिए जाने पर कैसे भाई? जैसे कैसे अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये ए नाम का लड़का है, ये बी नाम का लड़का है, ये सी नाम का लड़का है। ठीक है विद्यार्थियों, ए के पास जो है एक बंदूक है। क्या है? बंदूक तो क्या, पिस्टल मान लेते हैं ना, पिस्टल है, पिस्तौल है इसके पास। किसके पास? ए के पास। ठीक है विद्यार्थियों, ए के पास पिस्टल है और बी है ना, इस सी का मर्डर करना चाहता है, इस सी को मारना चाहता है। कौन चाहता है? बी। ये ए को कहता है कि तू तेरी पिस्तौल दे। बी किसको कहता है? ए को कहता है कि तू तेरी पिस्तौल दे। क्या दे? पिस्तौल दे। मैं तेरे को जो है 10,000 रुपये दे दूंगा, पिस्तौल दे तू। मैं जो है सी को मारना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सी को मारना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, ये ए इसको पिस्तौल दे देता है लेकिन बी इसको 10,000 रुपये नहीं देता है। तो ये जो ठहराव है ना, ये समपार्श्विक ठहराव है, क्योंकि मैंने तो बी का काम इसी को, लेकिन ये जो ठहराव है ना, ये क्या है भाई? व्यर्थ है। यानी कि आप राजनियम द्वारा इसे परिवर्तित नहीं करवा सकते, क्योंकि आपकी पिस्तल है, वो बंदूक है, राइफल है, पिस्टल है, जो भी है वो अवैध कार्यों में प्रयोग आई है और इसका तुमको क्या है? पता है। और तुमने वो अवैध कार्य प्रयोग, इसलिए ऐसा ठहराव भी क्या है? व्यर्थ है विद्यार्थियों। इसलिए विद्यार्थियों, यदि आपके पास गाड़ी है, आपके पास क्या है? गाड़ी है, और कोई व्यक्ति आकर के बोले कि ये हमें जो है गाड़ी चाहिए, हम बोले क्यों चाहिए? बोले हमें चोरी करने के लिए जो है ये गाड़ी चाहिए, हम आपको भाड़ा दे देंगे। तो गाड़ी मत दे देना। अगर उन्हें भाड़ा नहीं दिया ना तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, और पकड़े गए ना तुमको सजा और हो जाएगी। अच्छा, तुमने चोरी के लिए तुमने गाड़ी दी थी क्या? तुमको पता था ना? जी पता तो था। तो ध्यान रखना आगे से, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि समपार्श्विक ठहराव भी क्या है? व्यर्थ है और अवैध कार्य के प्रयोग में ली गई है, तुम्हारी चीज़ ली गई है और तुमको पता है, तो तुम दंड के भागी हो। सीधी सी बात है, यानी तुमको भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो चोरी के काम में ली जा रही है। तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुम गाड़ी के किराए के लिए, भाड़े के लिए, चलो भाई साथ में चल लेते हैं, और पकड़े गए, बोले ना ना मैं तो, मेरे को तो कहा था भाड़े पे चलना, मेरे को तो थोड़ी पता। ना ना तुमको पता है, तो ये बोल के लाए थे कि चोरी के लिए ले जा रहे हैं, गाड़ी का भाड़ा 2,000 जगह तुमको 10,000 रुपये दे रहे, तुमको पता नहीं 2,000 के भाड़े की जगह 10,000 रुपये कौन देगा? सीधी सी बात है। यानी कि आपकी अगर कोई सामग्री है किसी अवैध काम के लिए प्रयोग की ले जा रही है और तुमको पता है, तो तुमको पता है, जब तुमको पता है तो ध्यान रखना, व्यर्थ है। समपार्श्विक ठहराव भी क्या है? व्यर्थ है। एक मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति है जो गाड़ी से एक महिला को रोज़ाना बाग में छोड़ने जाता है। क्या है? बाग में छोड़ने जाता है रोज़ाना। ठीक है, महिला को बाग में छोड़ने जाता है, और ये जो महिला है अवैध कार्यों में लगी हुई थी। कितने कार्यों में? अवैध कार्यों में। ये महिला अवैध कार्यों में लगी हुई थी, और ये महिला को बाग में छोड़ने ले जाता है। गाड़ी वाला जो है, तांगा गाड़ी इसके पास है ना, और ये तांगे पे छोड़ के आता है इस महिला को बाग में। और ये महिला अवैध कार्यों में लगी थी, इसका तांगे वाले को पता है, क्योंकि डेली जा रहा है। आज इसको 20 दिन हो गए छोड़ते हुए, और महिला ने कहा था कि मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगी महीने के। अब ये महिला ने इसको रुपये नहीं दिए। इसने जाकर के
इस गाड़ी वाले तांगा वाले ने जाकर के इस महिला पे जो है वाद दायर किया, बोला मेरा उसके साथ अनुबंध हुआ था कि मैं 10,000 रुपये दूंगी महिला को, जो उसने कहा था कि अगर बाग में डेली छोड़ेगी तो जो छोड़ेगा तो मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा महीने की, लेकिन अब मुझे मुकर रही है, मुझे उससे 10,000 रुपये दिलाओ। कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया कि आपको पता था कि यह महिला अवैध कार्यों में लगी हुई है, इसलिए तुमने अवैध कार्यों के संपार्श से किया गया ठहराव भी क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि तुमको पता था कि तुम्हारी चीज़ों को ये गलत उपयोग में लिया जा रहा है, तो इस प्रकार अगर तुमने ठहराव किया है वो ठहराव क्या है भाई, व्यर्थ है। समझ गए ना? तो समझ गए ना? ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अगर बात की जाए जितना अवैध उतना व्यर्थ। अब देखो विद्यार्थियों, एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि किसी ठहराव का एक भाग है वो तो वैध है, दूसरा भाग क्या है, अवैध है। यानी किसी ठहराव का एक भाग वैध और दूसरा भाग अवैध। अब देखो विद्यार्थियों, अगर इनको अलग अलग किया जा सकता है ना कि भाई एक भाग कौन सा वैध है कौन सा अवैध है, अगर इनको अलग अलग करना संभव है ना तो भाई जो ठहराव वैध है ना वो आपका वैध बना रहेगा, और जो अवैध है उतना ही ठहराव है वो वैध समझा जाएगा। और वैध भाग को क्या करवा सकते हैं अपन, कानून द्वारा पूरा भी करवा सकते हैं जो भाग वैध है। परंतु अगर अलग अलग करना संभव नहीं होना, पृथक पृथक करना, अलग अलग करना संभव नहीं होना कि कौन सा वैध है, कितना अवैध है, कितना अवैध है, इसका पता लगाया जाना संभव नहीं, अलग नहीं कर सकते, तो फिर संपूर्ण ठहराव क्या होगा, व्यर्थ होगा। ठीक है ना? अगर अलग अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा ठहराव व्यर्थ होगा, और वैध और अवैध को अलग किया जा सकता है तो फिर वैध भाग को क्या करवाया जा सकता है, परिवर्तित करवाया जा सकता है विद्यार्थियों। तो ये बात आप समझ गए होंगे, है ना? तो जितना फिर भाग होगा उतना ही क्या होगा, व्यर्थ होगा विद्यार्थियों। और आपको पता है कि अवैध ठहराव होता है वो हमेशा ही क्या होता है, व्यर्थ होता है। यानी कि प्रत्येक अवैध ठहराव सदैव क्या होता है, प्रत्येक अवैध ठहराव जो अवैध है वो व्यर्थ ही है। प्रत्येक अवैध ठहराव सदैव क्या होता है, हमेशा व्यर्थ होता है। परंतु ध्यान रखना, अगर व्यर्थ ठहराव हो ना वो कोई अवैध होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रत्येक व्यर्थ ठहराव अवैध होना आवश्यक नहीं है। जैसे अब आपके मन में आ रहे हो कि गुरु कैसी, ये क्या बात है ना? तो सीधी सी बात है, अगर वैध ठहराव है, आपने किसी अवैध के साथ ठहराव किया है, क्या अवैध है क्या? कोई आमदंड के भागी है क्या? कोई हमने गलत काम किया है क्या? नहीं किया ना, व्यर्थ है, ठीक है ना? तो अवैध के साथ ठहराव किया वो व्यर्थ है, लेकिन अवैध नहीं है, तो वैध ठहराव अवैध होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर तुमने तस्करी का काम किया, मर्डर वाला किया तो अवैध है, और व्यर्थ तो कन्फर्म ही है। यानी जो अवैध है वह व्यर्थ तो डेफिनेटली है, पर व्यर्थ है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो अवैध हो। ये बात भी आप क्या रखना भाई, ध्यान में रख लेना। चलिए विद्यार्थियों आगे और चर्चा कर लेते हैं। देखो अपरिवर्तनीय अनुबंध, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट शब्दावली है, इस बार पेपर में आने का इसका चांस बनता है, इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। यानी अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है विद्यार्थियों, अपरिवर्तनीय अनुबंध। देखो यानी कि जो अनुबंध है ना बिल्कुल वैध है, कोई दिक्कत नहीं, अनुबंध में कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू है,
कुछ कानूनी कमियां हैं, उसके कारण इसको कानून द्वारा पूरा नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन उन कानूनी कमियों को दूर करके अपन इसको करवा सकते हैं, पूरा करवा सकते हैं। यानी ऐसा अनुबंध जो वैधानिक यानी कानूनी तकनीकी कमियों के कारण परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, परंतु तकनीकी कमियों को, परंतु वैधानिक यानी कानूनी कमियों को पूरा करके परिवर्तित करवाया जा सकता है। जो कि एक वैध अनुबंध है। ये वैध ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं होती, केवल जो है कानूनी कमी के कारण वो क्या है, परिवर्तित नहीं है। जैसे कि मान लो ये लड़का और लड़की शादी कर रहे थे, ठीक है, और इन्होंने जो है कोर्ट में मैरिज की। कोर्ट ने कहा कि जो भाई ये शपथ पत्र है ना तुम्हारा शादी वाला, ये शपथ पत्र है ना, ये शपथ पत्र में जो ये शपथ पत्र तुम जो है 2 रुपये वाली एक टिकट लेके आ रहे हो, तुम्हारी शादी हो रही है, ये तुम्हारी पत्नी बन रही है, सीधी सी बात है, तुम कम से कम जो है 100 रुपये का स्टाम्प लगा होना जरूरी है, यानी 100 रुपये की टिकट लगी होनी जरूरी है। यानी ये जो है नोट है, ये 100 रुपये, ये स्टाम्प पेपर है, 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेकर के आओ। तो सीधी सी बात है, अभी आपका जो है ए परिवर्तनीय है, लेकिन जब आपने 100 रुपये का स्टाम्प करवा लिया तो इसको फिर आप ये परिवर्तित करवा सकते हो। सीधी सी बात है। यानी किसी प्रकार की कोई कानूनी कमी है, कोई कानूनी अड़चन है, कोई कानूनी भाषा सही नहीं लिखी है, या कोई टिकट जितनी राशि का चिपकाना था उतनी, जैसे मान लो आप पोस्ट में जाते हो, पोस्ट ऑफिस में कोई टिकट लगाते हो, वो बोलते हैं ना ये डाक है, उतनी दूर जानी है, टिकट है जो आप महंगी 40 रुपये वाली लगानी पड़ेगी। तो फिर सीधी सी बात है 40 वाली लगाओ और कंप्लीट है मामला। तो सीधी सी बात है, तकनीकी कोई कानूनी कमी है, कोई कानूनी दांव पेच फंसा हुआ है, उसको पूरा करो, अड़चन को दूर करो और परिवर्तित करवा सकते हो। बिल्कुल वैध अनुबंध होता है, किसी प्रकार की कोई कमी वगैरह नहीं होती है। यानी किसी जगह अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखित में करूँ जरूरी कर दिया है कि अनुबंध लिखित होना चाहिए, लेकिन लिखित नहीं है तो अनुबंध को लिखित कर लो, फिर वही बात है, कंप्लीट हो जाएगा। स्टाम्प पेपर आपने लगाना था, स्टाम्प ड्यूटी लगानी थी उतने की, आपने नहीं लगाई, कम पड़ रही है, उतने का लगा दो, मामला पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार का अनुबंध क्या कहलाता है? अपरिवर्तनीय अनुबंध कहलाता है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, बात कर लेते हैं आगे, और बात कर लेते हैं स्पष्ट अनुबंध, यानी जिसे अपन बोलते हैं एक्सप्रेस। गाड़ी होती है ना एक्सप्रेस, सीधी सी बात है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो नाम से पता चल जाता है कि जो अनुबंध बिल्कुल स्पष्ट हो, यानी कि जो अनुबंध लिखित या मौखिक किसके द्वारा किया जाए भाई, शब्दों द्वारा किया जाता हो, यानी कि ऐसा अनुबंध क्या कहलाता है भाई? स्पष्ट अनुबंध कहलाता है। सीधी सी बात है, यानी कि ऐसा अनुबंध जो पक्षकारों द्वारा लिखित या फिर मौखिक शब्दों द्वारा किया जाता है, जिनमें शर्तें निश्चित होती है, सीधी सी बात है, वो आपका स्पष्ट अनुबंध कहलाता है विद्यार्थियों। और आज के टाइम में जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले अनुबंध भी है ना, परमापित यानी कि फॉर्म वाले स्टैंडर्ड परमापित प्रारूप वाले अनुबंध भी इसमें ही आते हैं। सीधी सी बात है, ये जो लड़का है इस लड़की को कहता है
मैं तेरे को जो है 1,00,000 रुपये देगी तो तेरे को हार ला करके दे दूंगा। क्या कहता है भाई, 1,00,000 रुपये देगी मैं तेरे को हार ला करके दे दूंगा। स्पष्ट अनुबंध है, सीधी सी बात है, 1,00,000 रुपये बदले में हार। कंप्लीट मामला लिखित में कर लो, मौखिक में कर लो। मैं अपना मकान है, नवली गेट वाला मकान है या बीकानेर वाला मकान है जो 2,00,000 रुपये में बेच रहा हूँ, उक्त मकान है 2,00,000 रुपये में बेच रहा हूँ। किसी के प्रस्ताव रखा, किसने स्वीकृति कर ली, बिल्कुल स्पष्ट जो है आपका अनुबंध है, जो लिख कर सकते हैं, अपन मौखिक शब्दों द्वारा कर सकते हैं। यानी इसमें जिसमें शर्तें वगैरह सब कुछ निश्चित होता है, जो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं, अपने तय कर लेते हैं। इस प्रकार के जो अनुबंध होते हैं वो आपके स्पष्ट अनुबंध कहलाते हैं विद्यार्थियों। और प्रमापित प्रारूप वाले अनुबंध भी इसमें आते हैं। जैसे कि आपको पता है आज के टाइम किसी स्कूल वगैरह को जब ज्वाइन वगैरह करते हैं तो स्कूल वाले इस टाइप से एक प्रमापित फॉर्मेट लिखा हुआ लगता है, इसमें क्या क्या शर्तें हैं, आपको क्या वेतन मिलेगा, नीचे यहाँ आप क्या कर दो, अपने हस्ताक्षर कर दो। इसका मतलब आपने सारी बातें स्वीकार कर ली है और ये आपका क्या हो गया, एग्रीमेंट, आपका समझौता है वो अनुबंध का रूप ले लिया है। सीधी सी बात, आजकल आप बैंक वगैरह में जाते हैं, बीमा वगैरह करवाते हैं, तो बीमा करवाते हैं तो आपका जब क्या है, बीमित व्यक्ति का सीधा साइन करवा लेते हैं और बस आपका कंप्लीट हो गया। या होटल वगैरह में जाते हैं तो प्रमापी जो फॉर्म वाले होते हैं ना, इस प्रकार फॉर्मेट बना हुआ, ठीक है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, तुमको अपना नाम वगैरह भरा, साइन किया, बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो भी आपको पता है, तो उस प्रकार वाला अनुबंध भी क्या है, स्पष्ट अनुबंध है, जो कि लिखित रूप में होते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार के अनुबंध क्या कहलाते हैं। तो भाई ट्रेन आ चुकी है, तो ऐसे अनुबंध कहलाते हैं स्पष्ट अनुबंध। ध्यान रखना, यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में आता है, कॉलेज लेक्चर में भी यहाँ से एक प्रश्न अभी जस्ट में आया है, तो ध्यान रखना। आगे बात करता हूँ गर्भित अनुबंध की। ये क्या होता है, देखो, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इम्प्लीमेंट, यानी कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा अनुबंध जो पक्षकारों द्वारा लिख करके नहीं किया जाता है, मौखिक भी नहीं किया जाता है, तो फिर किया कैसे जाता है। ये अनुबंध व्यवहार या आचरण द्वारा प्रकट होता है, इसके द्वारा किया जाता है। ऐसा अनुबंध आपका गर्भित अनुबंध कहलाता है। यानी कि जिस अनुबंध में यानी कि जो अनुबंध आपका क्या नहीं होता, स्पष्ट अनुबंध नहीं होता, एक्सप्रेस ऑफर नहीं होता, एक्सप्रेस प्रस्ताव नहीं होता, एक्सप्रेस स्वीकृति नहीं होती है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। यानी कि जो आपका अनुबंध है स्पष्ट नहीं होता है, वो बाकी बातें यानी जो मौखिक और लिखित शब्दों में नहीं होता, उसके अतिरिक्त किसी भी टाइप से अगर अनुबंध हो तो आपका क्या होता है भाई, गर्भित अनुबंध होता है। समझे बात को। यानी कि जिस अनुबंध में प्रस्ताव या स्वीकृति लिखित या मौखिक शब्दों में न होकर के किसी अन्य प्रकार जैसे व्यवहार या आचरण किसी अन्य प्रकार से प्रकट होती है, ऐसा अनुबंध क्या कहलाता है भाई, गर्भित अनुबंध कहलाता है। यानी कि जिसमें प्रस्ताव या स्वीकृति जो है आचरण द्वारा, व्यवहार द्वारा जो स्वीकृति दी गई है, यानी इस प्रकार का अनुबंध है आपका गर्भित अनुबंध कहलाता है विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का अनुबंध क्या कहलाता है, गर्भित अनुबंध कहलाता है। इसे जो अपन हिंदी की बात करें विवक्षित अनुबंध भी बोलते हैं, है ना। और इसका उल्लेख है वो आपके धारा कहाँ किया गया है भाई, धारा 9 में इसके बारे में बताया गया है, धारा 9 में बताया गया है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का अनुबंध गर्भित अनुबंध कहलाता है विद्यार्थियों। आजकल विद्वान इसके लिए जो है अव्यक्त या अनकहा या फिर मौन, ये शब्द भी इसके लिए यूज करते हैं। अपन को ज़्यादा जाना नहीं, अपन को केवल इतना ध्यान रखना है, इम्प्लीट कॉन्टैक्ट, इसको अंग्रेजी में टेक्टिक या कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो ध्यान रखना। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट को अव्यक्त, अनकहा, मौन अनुबंध भी इसको बोलते हैं विद्यार्थियों।
तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इस प्रकार का अनुबंध क्या होता है, जो व्यवहार या आचरण द्वारा प्रकट किया जाता है, और इस प्रकार का अनुबंध है पक्षकारों द्वारा जानबूझकर स्वेच्छा से किया जाता है, यानी पक्षकारों द्वारा। अब आप समझ गए होंगे ये क्या होता है, पक्षकारों द्वारा जानबूझकर स्वेच्छा से, यानी आचरण या व्यवहार द्वारा किया जाता है। सीधी सी बात है, ये लड़का इस लड़की से प्यार करता है, पहले तो ये पत्र लिख के भेज रहा था, क्या लिख के भेज रहा था, पत्र लिख कर भेज रहा था। फिर इस लड़के ने लड़की को शब्दों में कहा कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, है ना। तब तक तो ये कैसा था, स्पष्ट था, पत्र लिख के भेजा, स्पष्ट शब्दों में इसको आमने सामने कहा कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, स्पष्ट। लेकिन अब ये लड़का है ना, इस लड़की को इशारों में कह रहा है भाई, है ना। कौन कह रहा है भाई, ये लड़का इसको, यानी कि व्यवहार या आचरण द्वारा प्रकट करता है। समझे, ट्रैफिक पुलिस होती है, चौराहे पे आप देखते हैं, वो क्या करते हैं, आचरण द्वारा ही तो संकेतित करते हैं, सांकेतिक करते हैं, भाई रुक जाओ गाड़ियाँ, इधर वाली जाओ, इधर वाली जाओ, यूं भाई जाओ, रास्ता खुला है तो ये रुक जाओ, तुम जाओ। ये क्या है, गर्भित। समझे, आप जा रहे हैं और आपको जो है बस में या टैक्सी ऑटो रिक्शा को रुकवाना है, तो आप क्या करते हैं, जोर जोर से आवाज़ें मारते हैं, टैक्सी रोको रोको, ना ना कोई लिखित कर देना, केवल हाथ का इशारा करते हैं, टैक्सी वाला रोकता है, आप उसके अंदर चढ़ जाते हैं, वो केवल हाथ के इशारे से रोकता है, तो ये गर्भित अनुबंध है। आपने रोक के उसके अंदर चढ़ गए, उसने निश्चित स्थान पर छोड़ दिया और आपने बदले में उसको किराया दे दिया। ये ऐसा अनुबंध क्या है, गर्भित अनुबंध है विद्यार्थियों। यदि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, सामान आपके पास है, कुल्ली आता है और आपका सामान उठा लेता है, या तो आपको बोलो ना ना मेरा सामान मत उठा, पर आप वो सामान उठा लेता है, आप आगे आगे चलते रहो, पीछे पीछे चलता है, ले जाके सामान है ना रख देता है, जो है आपके ट्रेन के डब्बे के अंदर। सीधी सी बात है, आपको उसको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि आपका उसके बीच में गर्भित अनुबंध हुआ है, आपने उसको सहमति दी है, नहीं तो उसे तत्काल रोक देते, ना मेरा सामान मैं खुद उठा के ले जाऊंगा, लेकिन उसने सामान उठाया, आप भी उसके साथ साथ चल दिए, है ना। तो ये अनुबंध उसको आपको जो है उसकी मजदूरी आपको अदा करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। तो ये कैसा अनुबंध है, गर्भित अनुबंध है, जो कार्य के से या आचरण से व्यवहार के द्वारा प्रकट होता है। विद्यार्थियों, आपने जो है लड़के क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, आपने कोई फ्लाइंग वगैरह चेकिंग आई है, लड़के को साइलेंट है नहीं, आपने ये इशारा किया, तो ये क्या है, ये आपका सांकेतिक है, व्यवहार द्वारा प्रकट हुआ है। इस प्रकार का अनुबंध है आपका गर्भित अनुबंध कहलाता है। विद्यार्थियों, एक जगह मैं पढ़ा रहा था, तो एक लड़का बोलता है सर पत्नी के आते ही पति चुप हो जाता है, ये क्या है। मैंने कहा ये भी गर्भित अनुबंध ही है उनके बीच में, ठीक है, गर्भित अनुबंध है, सीधी सी बात है ना। तो ये देखो, ये अनुबंध की अगर अपन डिफरेंस बताएंगे तो फिर नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सीधी नॉर्मल गर्भित शब्द को समझाने की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, है ना। तो समझ गया कि पत्नी आ गई, पति को चुप हो जाना गर्भित है। ये गर्भित प्रस्ताव होता है, गर्भित स्वीकृति होती है, यानी गर्भित शब्द का मतलब ये है कि जिसको जो ये अनुबंध का बात है, गर्भित अनुबंध का मतलब है जब ठहराव हो गया, जिसको राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया तब अनुबंध मरता है। लेकिन गर्भित शब्द का जो मतलब है, ध्यान रखना, इम्प्लिसिट शब्द का जो मतलब है वो यही है, चाहे प्रस्ताव के साथ हो, चाहे स्वीकृति के साथ हो, चाहे अनुबंध के साथ हो, चाहे गर्भित ठहराव हो, यानी गर्भित शब्द आगे लग गया, चाहे गर्भित प्रस्ताव, गर्भित स्वीकृति, गर्भित अनुबंध, गर्भित ठहराव। गर्भित शब्द का मतलब ये है कि जो किसके द्वारा किया जाए, व्यवहार या आचरण द्वारा प्रकट किया जाए, वो आपका गर्भित होता है। सीधी सी बात है, समझ गए विद्यार्थियों। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि गर्भित अनुबंध क्या होता है, जिसका उल्लेख धारा 9 में आपके किया गया है। विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं अपने एक इम्पोर्टेंट जो है आपके अर्ध अनुबंध, यानी जिसे किसी कॉन्टेक्ट बोलते हैं, इसको अपन देख लेते हैं। अर्ध अनुबंध विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है। वैसे अर्ध अनुबंध का उल्लेख है आपके डिटेल में, इसको आगे पढ़ेंगे, धारा 68 से लेकर के धारा 72 में इसको स्पष्ट किया गया है। अर्ध अनुबंध को विद्यार्थियों आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अर्ध अनुबंध को धारा 68 से 72। विद्यार्थियों, अर्ध अनुबंध क्या होता है? वास्तव में अनुबंध ही नहीं होता,
ये वास्तविक अनुबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा अनुबंध पक्षकारों द्वारा किया ही नहीं जाता है। इसे पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता है, तो फिर क्या होता है? इसे कल्पित अनुबंध भी बोलते हैं, रचनात्मक अनुबंध भी बोलते हैं। अर्ध अनुबंध को आगे अपन पढ़ेंगे, धारा 68 से बेहतर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। इसे कल्पित अनुबंध बोलते हैं, रचनात्मक अनुबंध भी बोलते हैं ना। इसे पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता है, यानी इसे पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है? कानून द्वारा, बल्कि कानून द्वारा पक्षकारों पर, कानून द्वारा पक्षकारों पर समता के सिद्धांत के आधार पर, यानी किसी के साथ जो है अन्याय नहीं होना चाहिए, तो समता के सिद्धांत के आधार पर थोपा जाता है जबरदस्ती। बस ऐसा अनुबंध आपका क्या कहलाता है? अर्ध अनुबंध कहलाता है। यानी कि ये सिद्धांत कहता है, समता का सिद्धांत कहता है कि राम नाम अपना, राम नाम जपना, अरे पराया माल अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये अर्ध अनुबंध काम करता है। ये कहता है कि मान लो कि तुम्हारी जो है भूल में किसी लड़की के साथ शादी हो जाए, बोले ना ना मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती थोड़ी है, बस तब ये अर्ध अनुबंध काम करता है। समझे बात को? कैसे? मान लो ये लड़का, इधर ये लड़का, इधर ये लड़की, इस लड़के की शादी है इस लड़के के साथ तय थी। किस लड़के के साथ? इस लड़के के साथ, ठीक है। पर इस लड़के को नींद आ जाती है और इसकी जगह जो है लड़का ये चला जाता है, और फिर बोले कि भाई मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती थोड़ी है। तुमको ध्यान रखना चाहिए। किसको? लड़की वालों को। तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी शादी उसके साथ तय थी, तुमने मेरे साथ ब्याह दी, मैं क्या करूं? राम नाम जपना और पराया माल अपना, जो मिला हम क्या करें, हमारी कोई गलती थोड़ी है। तो कानून वहाँ पर फिर अपना काम करता है। कौन काम करता है? कानून काम करता है। यानी जिसे पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पक्षकारों द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता है। पक्षकारों की इसमें कोई इच्छा नहीं होती है, बल्कि कानून द्वारा पक्षकारों पर क्या किया जाता है? समता के सिद्धांत के आधार पर थोपा जाता है। यानी पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से या जानबूझकर नहीं किया जाता है, बल्कि ये तो क्या हो जाता है? कानून द्वारा थोपा जाता है कि भाई तुमने जो है ये सिद्धांत अपना रहे ना, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे बात को? यानी कि आप राह चल रहे हो और आपको जो है सड़क पे पर्स मिल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पर्स मिल गया, भाई मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती थोड़ी है, पर्स मेरे को मिला है ना। लेकिन नहीं, आपका दायित्व है। कानून कहता है कि तुम उस पर्स के मालिक को ढूंढो और पर्स उसके पास पहुंचाओ। अगर तुमने पर्स के साथ नुकसान किया, रुपए वगैरह का यूज कर लिया, तुमको क्षतिपूर्ति भुगतनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। यानी कि ये कहता है समता का सिद्धांत, ये कहता है अर्थ अनुबंध। यानी कि आपने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपका बताना भी तो आपका फ़र्ज है। आप ये थोड़ी है कि आप हर चीज़ जो आपको मिल जाए बोले ना ना मैं क्या करूं। बिल्कुल जैसा इसने लड़के ने कहा ना, भाई ठीक है मैं क्या करूं, नहीं, राम नाम जपना पराया माल अपना, नहीं भाई, समता का सिद्धांत लागू करो, ये बात नहीं करनी अपन को। अपन को क्या है, ये कानून द्वारा थोपा जाता है। कानून कहता है कि तुमको पूर्ति करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ठीक है भाई। यहां जो मैंने एक इंडेन की गैस की टंकी बुक कर रखी थी, क्या कर रखी थी? गैस की टंकी बुक कर रखी थी इंडेन की। ये जो डिलीवरी बॉय आया डिलीवरी करने, मैंने नाम डिलीवरी टंकी बुक कर रखी थी मनोज, जो है प्रजापति के नाम से, और पास में जो है एक मनोज शर्मा का घर है।
और वो टंकी यहाँ दे करके चला जाता है इस घर के अंदर। वो उसको पता नहीं है वो टंकी इस घर को डिलीवर कर देता है। और इधर मैं घर पे टंकी का इंतजार कर रहा हूँ, इधर ये सोचता है अब मनोज शर्मा कि अपने क्या, अपने तो मज़ा है, अपने तो फ्री में आई है, अपने कौन सा है, टंकी वाला उसकी भूल है, मैं क्या करूँ। इसने टंकी लगा ली, इसने टंकी लगा ली और रसोई में काम में ले रहा है बिल्कुल, इसको इसके लगा अपना क्या है, भूल में देके गया अपनी गलती। ना ना भाई भूल, इसीलिए आप घरों में देखते हैं कोई चीज़ अपनी चीज़ नहीं होती, कोई दूसरा देना आता है तो अपने घर वाले माता पिता क्या कहते हैं, ना भाई आप मारी तो कौन भाई, पड़ोसी घर पूछ ले, बारी उसके लिए बन है वो। यानी कि वो घर वाले इन सब चीज़ों को जानते हैं। आप देखना घरों पे अगर कोई मान लो किसी कटोरी गुम हो जाती है ना, अभी पीछे गांव में मेरे बताऊं घर की आंधी वगैरह चली थी तो किसी के जो कपड़े उड़ के आ गए थे, घर में पूछा तुम्हारे क्या, बोला ना हमारे तो नहीं, किसी पड़ोस वाले को पूछो उनके हो गए, हमारे तो नहीं है। समझे, पड़ोस वाले ने पूछा उनके घर चले गए थे, बोला आपके घर से कपड़े, ना भाई हमारा कपड़ा तय कोई नहीं, कोई दूसरे का घर का आया है। कोई कटोरी गायब हो जाती ना, बर्तन वगैरह तो पूछने आते हैं ना, तो बर्तन ना भाई आप बाटकड़ी देखो मारी तुम्हारे घरे पड़ी है कटोरी, कोई पड़ोसी आगे दूजा किया, सीधी सी बात है। यानी कि राम नाम जपना और पराया माल अपना ये वाला सिद्धांत नहीं है। क्यों, कानून कहता है कि भाई ये टंकी जो तुमने ली ना, तुमको बताने का तुम्हारा फर्ज था, तुमको बताना चाहिए कि टंकी भाई मैंने बुक नहीं की थी, मेरी टंकी नहीं है, पास में पता करो, तुम भूल में दे रहे हो, सीधी सी बात है। तो भाई ये अर्ध अनुबंध है, कहता है कि सीधी सी बात है कि ये पक्ष कानून द्वारा थोपा जाता है। इसने आप ये कहे मैंने तो मंगाई नहीं थी, कोई अनुबंध नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन कानून कहेगा भाई तुम इसको भुगतान करो। समझे बात को। तो ये पक्षकारों पर जो है कानून द्वारा थोपा जाता है विद्यार्थियों। यानी कि आपने जो है किसी की गलती का, किसी का भूल का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो कानून आपको फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहता है, सीधी सी बात ये है विद्यार्थियों। समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे चलते हैं, बाकी इसको और आगे अपन पढ़ने वाले हैं धारा 68 से 72 में अर्थ अनुबंध को। बाकी इस अर्थ अनुबंध के जितने भी उदाहरण दे उतने कम है, खूब सारे उदाहरण अपन दे सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे चर्चा करते हैं, अपने पढ़ते हैं कुछ और शब्दों पे चर्चा करते हैं। निष्पादित अनुबंध, देखो निष्पादित का मतलब होता है एक्सक्यूटेड, यानी कि जिनको क्या किया जा चुका है, निष्पादन किया जा चुका है। निष्पादित यानी एक्सक्यूटेड, जो कंप्लीट किया जा चुका है, यानी कि अनुबंध के पक्षकारों ने सभी दायित्वों को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। यानी अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न सभी दायित्वों को पूरा कर दिया है। यानी अनुबंध का निष्पादन हो चुका है, उत्पन्न सभी दायित्वों को पूरा कर दिया है। अब किसी पक्षकार का कोई वैधानिक अधिकार शेष नहीं है, यानी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब किसी का कुछ भी बाकी नहीं रहा है। तो ऐसा अनुबंध क्या कहलाता है, निष्पादित अनुबंध कहलाता है, जिसे पूरा किया जा चुका है। सीधी सी बात है, ये मान लो राम है, ये मान लो कौन है भाई, श्याम है। ये राम जो है राम है, ये श्याम है। राम ने कार बेचने का प्रस्ताव किया था श्याम को 50,000 रुपये में। कितने में कार बेचने का प्रस्ताव किया, 50,000 में। राम जो है कार को डिलीवर कर चुका है, श्याम को कार मिल चुकी है, यानी इसको सुपुर्द कर चुका है। और ये जो श्याम है 50,000 रुपये राम को दे चुका है। इस प्रकार ही इस अनुबंध का क्या किया जा
निष्पादन किया जा चुका है, यानी किसी का कोई दायित्व शेष नहीं है, उसको कार मिल गई है, उसको रुपए मिल गए हैं, बिल्कुल अनुबंध क्या हो गया है, आपका जो है कंप्लीट हो गया है, यानी अब किसी की तरफ से कुछ भी बाकी नहीं है। लड़का ने लड़की को शादी का प्रस्ताव रखा था, उसने स्वीकार किया था, लड़की ने जो है लड़के के साथ शादी कर ली है, दोनों अपने घर में राजी खुशी है। आगे की कहानी क्या हुई अपन धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, अभी तो इनकी शादी वगैरह हुई है, बाकी आगे इनको देख लेंगे, है ना। तो ज़्यादा इनकी कहानी की डिटेल में जाने की कोशिश मत करो कि सर इनके साथ आगे और क्या हुआ था, धीरे धीरे मैं बता दूंगा कि आगे इनके साथ और क्या होता है। इनकी शादी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल, तो अनुबंध क्या हो चुका है, निष्पादित हो चुका है, यानी अब किसी का कोई अधिकार कोई दायित्व कुछ भी शेष नहीं है, सब ने अपनी अपनी बातों को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। चलिए विद्यार्थियों बात करते हैं आगे निष्पादनीय अनुबंध। यानी कि अभी देखो अपन ने पढ़ा निष्पादित, जिसको पूरा किया जा चुका है। अब बात करें अपन निष्पादनीय, यानी कि जिसे अंग्रेजी में अपन ने जिसको ये बोलते हैं, हम देखो एक्सिक्यूटेड और ये एक्सिक्यूटरी जिसको बोलते हैं, यानी निष्पादनीय, यानी कि देखो निष्पादित में पूरा किया जा चुका है, लेकिन अभी यहाँ पूरा किया जाना क्या है भाई, शेष है। यानी कि जिस अनुबंध के, यानी कि जिस अनुबंध में पक्षकारों ने अभी तक अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है, यानी अभी पालन करना शेष है, ऐसा अनुबंध कहलाता है आपका क्या कहलाता है, निष्पादनीय अनुबंध कहलाता है। यानी कि पक्षकारों को अभी दायित्व है, उनका पालन करना बाकी है, उन्हें इन फ्यूचर क्या करना है, दायित्वों का पालन करना होता है, ऐसा अनुबंध निष्पादनीय अनुबंध कहलाता है। ठीक है, जैसा बात करते हैं आगे कैसे, लो भाई निष्पादनीय की बात कर लेते हैं। ये लड़का इस लड़की के साथ 30 सितंबर को शादी है। कब है शादी, 30 सितंबर को शादी है भाई, आप सबको इनवाइटेशन है, निमंत्रण है, शादी का निमंत्रण है, 30 तारीख को इसकी शादी है, तुम सबको जरूर इसकी शादी में आना है। ठीक है भाई, ये हमने कर रखा है, बुक कर रखा है हलवाई। इस हलवाई के साथ हमारी हो चुकी है बातचीत। क्या बातचीत, हमने कहा शादी में 500 जने आएंगे, कितने व्यक्ति आएंगे, 500 व्यक्ति आएंगे, 30 सितंबर को शादी है, और आपको जो है 500 व्यक्तियों का क्या बनाना है भाई, भोजन बनाने का ठेका देते हैं हम तेरे को हमारी शादी का। ठीक है, ये बोला ठीक है, मैं 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्लेट के हिसाब से जो है आपसे चार्ज लूँगा। हमने कहा ठीक है भाई, मंजूर है। क्या हुआ, अनुमति है, निष्पादनीय है, बस बात खत्म। अब तुम आगे क्या सोच रहे हो, अरे आप आगे सोचने की बात क्या है, हमारा निष्पादनीय अनुबंध है भाई, 30 सितंबर को शादी है, हमने बात आज कर ली, अभी अनुबंध पूरा नहीं हुआ ना, पूरा करना शेष है। इसको दायित्व क्या करना है, हलवाई को भोजन बनाना है 500 व्यक्तियों का। मेरा दायित्व क्या है, 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसको पेमेंट करना है। दोनों के दायित्व बाकी पड़े हैं, निष्पादनीय है। आगे जब करेंगे, ये खाना बना देगा और मैं इसको पेमेंट कर दूंगा तो निष्पादित हो जाएगा। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, सोच क्यों रहे हो, गहरी चिंता में क्यों पड़ जाते हो तुम सोच रहे हो आगे भी अब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। निष्पादनीय अनुबंध इतना ही होता है, यानी आगे पूरा करना बाकी है। ठीक है, अब देखो कुछ और बातें बताओ। अब इसमें देखो आधा भाग निष्पादित भी हो सकता है, निष्पादनीय हो सकता है। कैसे, यानी अंशतः यानी पार्टली निष्पादित हो सकता है, पार्टली क्या हो सकता है, निष्पादनीय हो सकता है। कैसे, यानी एक पक्षकार ने दायित्व पूरा कर दिया,
दूसरे पक्षकार का दायित्व पूरा करना बाकी हो। कैसे भाई? लो भाई अभी बता देते हैं। मैं गया 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 500 व्यक्ति हलवाई को पेमेंट करके आ गया, तो मेरी तरफ से तो क्या हो गया, निष्पादित हो गया ना। मैंने तो अपना काम कर दिया, मेरा दायित्व कुछ नहीं है, मैंने इसको पेमेंट कर दिया 500 व्यक्ति के हिसाब से, मेरे को 100 रुपये पर व्यक्ति के मांगा, मैंने ठेका दिया और इसको जो है 500 × 100 गुणा करने का काम तुम्हारा है, मैंने इसको पेमेंट कर दिया, ठीक है हलवाई को। यानी मैंने जो है अपने दायित्व को निभा दिया है, मैंने अपना फर्ज निभा दिया है, ठीक है भाई, निभा दिया ना, तो अंशतः निष्पादित हो गया। यानी जो एक पक्षकार ने दायित्व पूरा कर दिया, निष्पादित हो गया। लेकिन अभी ये जो आया नहीं है, ये आएगा आज ना, आज आएगा, इसको पता है 30 को शादी है, रात को बना देंगे भोजन, है ना, ठीक है, ये आज आएगा नाइट में। अभी इसका जो है निष्पादनीय है, क्या है, निष्पादनीय। या मान लो हलवाई आए और भोजन वोजन बनाए, मैंने कहा ठीक है शादी सटने दे, अभी तो शादी हुई है, सही ढंग से खाना बनाया यार, बाद में देखेंगे, बींदनी तो आने दे घर पे, उसके बाद तेरा पेमेंट कर देंगे, है ना। तो अभी इसने निष्पादित कर दिया है, मेरी तरफ से जो है निष्पादनीय है। तो समझ गए ना, अंशतः निष्पादित और अंशतः निष्पादनीय। भाई कोई डाउट क्या? चलो और पढ़ लेते हैं। बात करते हैं द्विपक्षीय अनुबंध। यानी जिसको अपन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। देखो बायलैटरल क्या होता है विद्यार्थियों, अगर बात की जाए, अगर स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना तो अपनी तरफ से, ठीक है ना। बायलैटरल की बात करें, द्विपक्षीय अनुबंध की बात करें। अब ऐसा अनुबंध क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे को क्या दिया है भाई, वचन दिया है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर जो मेन जो बात नोट करने वाली है ना, वो चीज़ ये कि जो वचन का निष्पादन है ना, वो फ्यूचर में करने से रिलेटेड है। सीधी सी बात, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जो ये अनुबंध होते हैं ना, ऐसे अनुबंध है जिसे अपन द्विपक्षीय अनुबंध बोलते हैं, ऐसे अनुबंध निष्पादनीय प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना। यानी कि इनका निष्पादन किया जाना शेष है, ये बात मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अब निष्पादनीय अपन पढ़ चुके हैं तो तुम इसके बारे में जान गए होंगे निष्पादनीय क्या होते हैं। तो ध्यान, द्विपक्षीय अनुबंध होते हैं वो निष्पादनीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि इसमें जो पक्षकार है, इसमें पक्षकार एक दूसरे को फ्यूचर में, इन फ्यूचर कार्य करने या फिर कार्य से दूर रहने का क्या प्रदान करते हैं, वचन आदान प्रदान करते हैं, ठीक है भाई। ऐसा अनुबंध आपका क्या कहलाता है भाई, द्विपक्षीय अनुबंध कहलाता है। यानी कि यह दोनों पक्षकार निश्चय करते हैं कि फ्यूचर में अपन काम करने या न करने का, यानी काम से दूर रहने का क्या करते हैं, वचन प्रदान करते हैं कि फ्यूचर में जो है अपन क्या है, उनको पूरा कर देंगे। या निष्पादनीय प्रवृत्ति होते हैं, यानी उन वचनों का निष्पादन किया जाना अभी क्या है, शेष है। यानी कि अगर नोट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप उन वचनों का निष्पादन, जिन वचनों का आदान प्रदान किया है, उन वचनों का निष्पादन फ्यूचर में किसी समय पर, किसी निश्चित समय पर पूरा किया जाना भाई बाकी है। कैसे? जैसे दोनों जो इसमें क्या, दोनों ही फ्यूचर से रिलेटेड है। जैसे अभी वो मैंने बताया ना हलवाई वाला, वो भी क्या है, निष्पादनीय है ना, वो द्विपक्षीय अनुबंध था, सीधी सी बात है। यानी उसमें मैंने उसको कहा था कि भाई ठीक है अपनी शादी है और पेमेंट में ले जाना बाद में,
ठीक है, हलवाई का काम करेगा, ठीक है, पेमेंट ले जाएगा, निष्पादन है। दोनों ने वचनों का फ्यूचर में पूरा करना है, फ्यूचर में वो मिठाई बनाया जाएगा और मैं फ्यूचर में उसको क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे अनुबंध क्या कहलाते हैं, द्विपक्षीय अनुबंध कहलाते हैं। समझ गए। और उदाहरण बताऊं, ठीक है, बता देता हूं। मान लो ये मान लो व्यक्ति है राम और ये है श्याम। ये अपना ट्रैक्टर है ना, अब ट्रैक्टर तो जानते हो ना, ये वाला देखो मैं, ये वाला ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर है, फोर्ड का ट्रैक्टर है, फोर्ड का नहीं, अपने में कौन सा चलता है, मेसी चलता है ना, मेसी वाला ट्रैक्टर है, मेसी वाला ट्रैक्टर है। ठीक है, मेसी वाला ट्रैक्टर है। ये राम है ना, इस ट्रैक्टर श्याम को बेचने का प्रस्ताव करता है कि जो मैं अपना ट्रैक्टर है वो 2 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। कितने लाख रुपए में, 2 लाख रुपये। ये श्याम इस प्रस्ताव को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, बात कंप्लीट, बेचने का वचन देता है। अब ये क्या कहता है, श्याम को क्या कहता है राम, भाई तुम अगले ना, आज बार क्या है, आप बोलोगे सर आज बार है रविवार, तो ये कहता है कि तुम भाई मंगलवार को आना, मंगलवार को आना, अच्छा मुहूर्त है, मंगलवार को आ जाना, ट्रैक्टर ले जाना और बदले में मेरे को 2 लाख रुपए दे जाना। ये लो भाई, ये आपका क्या है, द्विपक्षीय अनुबंध निष्पादनीय। यानी कि दोनों ही फ्यूचर में वचन दिया है कि मंगलवार को ले जाना, और ये बोला मैं मंगलवार को 2 लाख रुपए दे जाऊंगा। यानी कि मंगलवार को जो है 2 लाख रुपए जो है दे करके भुगतान करके तो क्या ले जाना, ट्रैक्टर अपना घर खींच लेना, बढ़िया मुहूर्त वगैरह देख करके, चिंता की कोई बात नहीं है। यानी कि जैसे आपने गांव में गाय वगैरह बेचते हैं तो बोलते हैं कि अभी तो जो है श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्धों में लेकर के नहीं आएंगे, तो ठीक है 2 दिन बात होगी अपनी फाइनल, 2 दिन बाद जो है श्राद्ध, पहले नवरात्रि को अपन घर ले आएंगे और तेरे को पहले नवरात्रि को तेरे को पेमेंट कर देंगे। सीधी सी बात है, ये क्या है, आपका द्विपक्षीय अनुबंध कहलाता है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। बात करते हैं एक पक्षीय अनुबंध की, यानी जिसे अंग्रेजी में उसे बायलैटरल बोलते थे, इसे क्या बोलते हैं भाई, यूनिलैटरल, यानी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसे एक पक्षीय अनुबंध कहते हैं। विद्यार्थियों देखो विद्यार्थियों, द्विपक्षीय अनुबंध अभी आपने देख लिया जो निष्पादनीय प्रकृति का होता है। विद्यार्थियों बात करते हैं एक पक्षीय अनुबंध की। अगर बात करें, नाम से पता चल रहा है, यानी कि इस अनुबंध में पक्षकार एक ही है। अब आप सोचोगे सर एक पक्षकार है तो अनुबंध कैसे बनेगा, अभी बताते हैं कैसे बनता है, क्योंकि आपने बताया वेद अनुबंध में सबसे पहले आपने ये बताया कि कम से कम 2 पक्षकार होना आवश्यक है। तो आप तो कह रहे हो इसमें एक ही पक्षकार होता है, तो ऐसे हो रहा है तो उस बातों का उल्लंघन हो रहा है। अरे टेंशन मत लो, किसी बात का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। उल्लंघन होगा तो फिर अनुबंध कैसे बनेगा। अब देखो एक पक्षीय अनुबंध क्या होता है, यानी कि इस अनुबंध एक पक्षीय अनुबंध की बात करें, इसे अपन 2 अर्थों के अंदर इसको देख सकते हैं। यानी इसमें पक्षकार ने, इसमें एक पक्षकार ने यानी अनुबंध निर्माण से पूर्व ही अनुबंध का निर्माण करने से पहले ही अपने दायित्वों को क्या कर दिया हो, पूरा कर दिया हो। ठीक है, यानी कि या तो अनुबंध निर्माण के समय या अनुबंध निर्माण से पूर्व ही, इसमें एक अनुबंध निर्माण से पूर्व ही अपने दायित्वों को क्या कर दिया हो, या तो अनुबंध निर्माण के समय या उससे पूर्व अपने दायित्वों को क्या कर दिया हो, पूरा कर दिया हो। सीधी सी बात है, यानी कि
अब दूसरा पक्षकार है ना, उसको अपने दायित्व है अनुबंध के बाद पूरा करना होता है, जबकि दूसरे पक्षकार को दायित्व अनुबंध के बाद पूरा करना होता है। इस प्रकार के अनुबंध को अपन एक पक्षीय अनुबंध भी कहते हैं विद्यार्थियों। कैसे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूं, अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग एक पक्षीय अनुबंध को अपन दो अर्थों के अंदर देखते हैं, यानी एक पक्षकार ने जो अपना अनुबंध है ना, या तो अनुबंध के बनाते समय या अनुबंध के निर्माण से पहले ही अपनी बातों को क्या कर दिया, अपने दायित्वों को पूरा कर दिया। ठीक है, दूसरे पक्षकार को अब क्या करना है, दायित्व बाद में क्या करना होता है, पूरा करना होता है। ऐसा अनुबंध क्या कहलाता है, एक पक्षीय अनुबंध कहलाता है विद्यार्थियों। ये व्यक्ति राम है और आपको पता है ये वाला, फिर ये राम है तो वो आपका श्याम है। ठीक है विद्यार्थी ये जो राम है ना, टाइम क्यों, ठीक है भाई, ये राम है ना जो आपका क्या करता है, इस श्याम को जो है रुपए देता है। कितने रुपए, 10,000 रुपये देता है। क्या देता है, राम है, श्याम को कितने रुपए दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है काम के लिए, ऐसे उधार दे रहा है। अब श्याम जो है एक प्रतिज्ञा पत्र लिखता है। श्याम क्या लिख रहा है, प्रतिज्ञा पत्र लिख रहा है। ये जो श्याम है ना, खुद के साथ अनुबंध कर रहा है, खुद के साथ अनुबंध क्या कर रहा है, ये प्रतिज्ञा पत्र क्या लिख रहा है कि जो है मैं 10,000 रुपये श्याम को 1 साल बाद चुका दूंगा। अब देखो, इसने जो राम है ना, इसने इसको 10,000 रुपये क्या कर दिए, दे दिए हैं विद्यार्थियों। यानी इसने अनुबंध निर्माण से पहले ही अपने दायित्वों को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब श्याम प्रतिज्ञा पत्र लिख रहा है कि 10,000 रुपये शाम को 1 साल बाद मैं क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। कौन लिखता है ये प्रतिज्ञा पत्र, कौन लिख रहा है भाई, श्याम लिख रहा है। ये नहीं खुद गारंटी दे रहा है कि मेरे को विश्वास नहीं है, ये ले मैं कागज पर साइन कर देता हूँ, मैं तेरे को 1 लाख पेमेंट करूँ। अब पेमेंट बाकी करना किसका, अब ये एक पर्सेंट, क्यों, अब दायित्व किसका शेष है, केवल और केवल दायित्व शेष किसका है, श्याम का है। यानी दायित्व किसका बचा है, श्याम का बचा है कि 1 साल बाद ये श्याम ने अनुबंध किया है किस पर प्रतिज्ञा कि भाई मैं 1 साल बाद रुपये चुका दूंगा। ये मैं क्या करता हूँ, बात जो नोट करता हूँ विद्यार्थियों। तो इस प्रकार का जो अनुबंध है वो क्या कहलाता है, एक पक्षीय अनुबंध कहलाता है विद्यार्थियों। इसके अलावा जो एक पक्षीय अनुबंध है, इसके अलावा इसमें और अगर बात कर रहे हैं एक पक्षीय अनुबंध की, अगर मैं बात करूँ विद्यार्थियों, इसमें जो प्रस्तावक होता है ना, प्रस्तावक जो अनुबंध रखता है, इसमें प्रस्तावक क्या करता है, अनुबंध करता है कि उसकी अभीष्ट शर्त, अभीष्ट इच्छा को जो पूरा करेगा ना, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो चीज है, उसकी जो शर्त है, उसको जो पूरा करेगा और वही उसका दूसरा पक्षकार होगा और उसको वो क्या देगा, निश्चित प्रतिफल देगा। यानी ये कहता है एक प्रस्ताव रखता है, उसकी अभीष्ट इच्छा को जो पूरा करेगा उससे वो क्या देगा भाई, उससे वो एक निश्चित प्रतिफल देने का क्या देता है, देने का वचन देता है। क्या देने का देता है, वचन देता है। क्या भाई, जो उसकी इच्छा है, उसकी जो शर्त है, उसकी जो मांग है, उसको जो भी पूरा करेगा उसे एक निश्चित प्रतिफल देने का क्या करता है भाई, वचन देता है। कौन भाई, जो आपका प्रस्ताव रख रहा है, यानी प्रस्तावक विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों यहाँ अभी कोई स्वीकृति देने वाला व्यक्ति यानी प्रस्ताव ग्रहीता, स्वीकार करता यहाँ अभी फिक्स नहीं है। यानी कि अभी आपका कौन होगा,
पता नहीं। लेकिन जो प्रस्तावक है वो अपने वचन की पूर्ति के लिए क्या है, बाध्य है। कौन? प्रस्तावक है, पूर्ति के लिए क्या है, बाध्य है। कौन भाई? प्रस्तावक अपने वचन की पूर्ति के लिए क्या बाध्य है। और स्वीकृति क्या हो सकती है भाई? स्वीकृति कोई भी व्यक्ति दे सकता है। स्वीकृति कोई भी व्यक्ति, स्वीकृति कोई भी व्यक्ति उक्त अभीष्ट कार्य, उक्त कार्य जो ये कार्य कह रहा है वो कार्य करके, स्वीकृति कोई भी व्यक्ति उक्त कार्य को करके दे सकता है। और जो यहाँ स्वीकृति देगा वही दूसरा पक्षकार होगा। यानी स्वीकृति देने वाला ही क्या होगा, स्वीकृति देने वाला ही क्या होगा, दूसरा पक्षकार होगा। और जब तक दूसरा पक्षकार नहीं आएगा स्वीकृति देने वाला, तब तक ये क्या है, एक पक्षीय अनुबंध ही बना आपके रहेगा। यानी कि जब तक कोई स्वीकृति देने वाला नहीं आएगा तब तक ये दूसरा पक्षकार नहीं आएगा, तब तक ये एक पक्षीय अनुबंध ही आपका बना रहेगा। जैसे कि मान लो ये व्यक्ति है राम। कौन है भाई? ये राम है। इसकी ये जो है आपकी गाय है। ये राम है, इसकी ये गाय खो जाती है, गाय गुम हो जाती है विद्यार्थियों, गाय खो जाती है। राम की क्या हो जाती है, बीकानेर में गाय खो जाती है। राम की बीकानेर में क्या खोगी भाई, गाय खोगी। अब राम है ना, ये विज्ञापन निकालता है, घोषणा करता है, ऐलान करवाता है कि जो उसकी गाय को ढूंढ करके लेकर के आएगा उस व्यक्ति को जो है 1000 रुपये का मैं इनाम दूंगा। यानी कि राम क्या ऐलान निकालता है, विज्ञापन निकलवाता है पेपर में, समाचार पत्रों में, कि जो भी मेरी इस गाय को ढूंढ करके ला करके देगा उसे मैं 1000 रुपये का इनाम दूंगा। अब यहाँ देखो प्रतिफल कौन दे रहा है, राम दे रहा है। इसने खुद को अपने वचन की पूर्ति लिए खुद को बाध्य किया है। ये निश्चित प्रतिफल देने का वचन दे रहा है राम। किसके? अपनी इच्छा क्या, इसकी गाय को ढूंढ करके ला कर दे। अब बताओ दूसरा पक्षकार कौन होगा, प्रस्तावकर्ता। जो भी इस गाय को ढूंढ करके लेकर के आएगा दूसरा पक्षकार वो होगा जो गाय ढूंढ करके लेकर के आएगा। यानी कि इस कार्य को करने वाला पक्षकार ही दूसरा पक्षकार होगा। वो पक्षकार कोई भी हो सकता है जो इस गाय को ढूंढ करके लाएगा, और वो 1000 रुपये पाने का क्या है, हकदार है ना। वो एक, और जब तक कोई व्यक्ति गाय ढूंढ करके नहीं लाएगा तब तक ये एक पक्षी अनुबंध बना रहेगा, क्योंकि इसने राम ने खुद के साथ अनुबंध किया है कि भाई जो मेरे को ये गाय ढूंढ के लाएगा उसे मैं 1000 रुपये देने का वचन देता हूँ। खुद ने खुद के साथ अनुबंध किया है राम ने। और जब दूसरा पक्षकार कब होएगा, जब ढूंढ कर लाएगा। यानी इसने प्रस्ताव रख दिया है कि भाई मेरी गाय को ढूंढ करके लाने वाले को 1000 दूंगा, इच्छा को रख दिया है। अब दूसरा पक्षकार स्वीकृति दो। स्वीकृति कौन देगा भाई, जो क्या होगा, गाय को ढूंढ करके लेकर के आएगा। विद्यार्थियों समझ गए? जैसे कि मान लो कोई लड़का प्रस्ताव रखे कि जो भी लड़की मेरे से शादी करेगी उस लड़की को, शादी करने वाली लड़की को, जो मेरा बॉम्बे में बंगला है उस बंगला उस लड़की के नाम करवा दूंगा, या जो मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो उसके नाम करवा दूंगा, या मैं अपनी सारी संपत्ति जायदाद है उस लड़की के नाम करवा दूंगा जो लड़की मेरे से शादी करना चाहती है। तो अब जो दूसरा पक्षकार कौन होगा भाई, जो लड़की मेरे से शादी करेगी वो दूसरा पक्षकार है। और फिर मैं प्रतिफल देने के लिए उसे बाध्य हूँ, क्योंकि मैंने क्या दिया है, वचन दिया है, खुद को वचन दिया है कि जो करेगा ऐसा, जो मेरी इस इच्छा को, अभिष्ट मांग को, शर्त को पूरा करेगा उसे जो है मैं एक निश्चित प्रतिफल देने का वचन देता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है अपन ने काफ़ी जो कुछ है आज की कक्षा में शब्दावली को पढ़ ली है। आगामी कक्षा में जो है अपन विद्यार्थियों प्रस्ताव और स्वीकृति को अब अपन पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में। इतने दिन अपन चल रहे थे शब्दावली पे, अब बात करेंगे प्रस्ताव की, बात करेंगे स्वीकृति की, बात करेंगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्ताव है पशु पक्षियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। कोर्ट है वो टेप किया हुआ, रिकॉर्ड किया हुआ प्रस्ताव को नहीं मानता है। प्रस्ताव सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। प्रस्ताव आपका जो स्पष्ट हो सकता है, गर्भित हो सकता है। प्रस्ताव साधारण हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है। यानी प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव की सहमति प्राप्त करना
ना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रस्ताव का संबंध तब माना जाएगा जब सामने वाले को क्या मिल जाए, सूचना मिल जाए। ये सारी चीज़ें अपन आगामी क्लास में देखने वाले हैं। प्रस्ताव को पढ़ेंगे, स्वीकृति है, प्रतिफल है, ये सारी चीज़ें अपन अब आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के जो अपनी अनुबंध अधिनियम 1872 थी उसकी मुख्य शब्दावली थी, एक बार ये समझ लो लगभग शब्दावली है वो कंप्लीट हो गई है। तब तक के लिए धन्यवाद।